बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अमान। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अदर सिस्टम को अगर हम देखें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय स्टीरॉइड के। और अमूमन डॉक्टर ये कहते हैं कि ये 20 साल तक बच्चा जब पहुंचेगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। नेफ्रोटिक सिंड्रोम चूंकि एलोपैथिक या बाकी जो सिस्टम है वो स्टीराइड की मदद लेते हैं। तो कुछ इससे बाद ऐसा होता है कि यही नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी फेलियर या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ उनको ले जाता है। तो लोगों का जो कंसेप्ट है होम्योपैथी के मतलब कि ये बड़ा स्लो काम करती है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ये बहुत तेजी से काम करती है अगर आपने इसकी राइट मेडिसिन सेलेक्ट कर ली है। और राइट मेडिसिन क्या होती है? जस्ट सिंगल डोज होती है। तो आज मैं आपके इस केस को शेयर करूंगा। ये केस मैंने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर प्रेजेंट किया था। तो आपके साथ मैं यहाँ भी शेयर करूंगा कि कैसे ये केस ठीक हुआ, उसके अंदर क्या क्या पेचीदगियाँ थी और किस तरह उसको फिर कवर किया गया। तो मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद होम्योपैथी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके गुर्दे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोटीन के अमाउंट यूरिन में खारिज करते रहते हैं। जो नॉर्मल किडनीज होते हैं उसके अंदर ग्लोमेरुलाई एक नॉर्मल तरीके से काम कर रहे होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर रहे होते हैं। लेकिन जब ग्लोमेरुलाई के अंदर किसी किस्म का डिसफंक्शन हो जाता है, प्रॉपर तौर पे वो काम नहीं करती, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि यूरिन में प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है और उस प्रोटीन खारिज होने की वजह से बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे आप देखें कि बच्चों में एडिमा हो जाता है, उनकी आंखें सूजना शुरू कर देती हैं, टांगों में स्वेलिंग आ जाती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और उनके अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें एक तो ये है कि बॉडी के अंदर एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, बच्चे कमज़ोर से नज़र आते हैं, उसके अलावा बीमार से नज़र आते हैं, उनको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और उनका यूरिन फॉर्म भी होना शुरू हो जाता है। मीन कि जब वो यूरिन पास करते हैं तो वो फॉर्म सा बन जाता है। विच सेल्स आर द रिस्पॉन्सिबल? तो पोडोसाइट्स होते हैं, जब वो डैमेज होते हैं तो उसके बाद ग्लोमेरुलाई प्रॉपर तौर पे काम नहीं करती और उसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है। फिर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि किस तरह ये हमारे बॉडी को मुतासर करता है। तो एक तो ये है कि जो आपकी बॉडी प्रोटीन्स होती हैं वो ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करती हैं, उसको रोकती हैं। लेकिन जब आप प्रोटीन लूज करना शुरू कर देते हैं तो फिर ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और अमीनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंस होने की वजह से आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शन आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें निमोनिया, सेलुलाइटिस, पेरिटोनाइटिस, इस तरह की बीमारियां बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। किन लोगों को ये ज़्यादा मुतासर करता है? तो हर किसी को ये मुतासर कर सकता है, लेकिन खासकर उन पेशेंट्स को या उन लोगों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ मौजूद होती है या एलर्जी होती है या कुछ फैमिली हिस्ट्री ऐसे मौजूद होती है, तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। केयरिंग फॉर योर चाइल्ड एक स्टैंडर्ड मुकर्रर है। जब आप यूरिन फॉर्मिंग होना शुरू हो जाती है या प्रोटीन खारिज होती है तो उसका जो बेसिक टेस्ट होता है वो यूरिन टेस्ट होता है। तो यूरिन टेस्ट जब आप करवाते हैं तो उसमें सब कुछ इंडिकेशंस होती है प्रोटीन की, जैसे पहले लिखा है ट्रेस। ट्रेस जो होता है 15 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर वहां पे +1 इंडिकेट हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि 30 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक प्रोटीन खारिज हो रही है। +2 इंडिकेट करता है 100 को, +3 300 को, और +4 इंडिकेट करता है कि ओवर 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन खारिज हो रही है। तो इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्योरेबल? तो इसका आंसर होता है कि नो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज नॉट क्योरेबल। और इसके साथ मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि जो अदर सिस्टम है
वो ये कहते हैं कि जी बच्चा 20 साल तक पहुंचेगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। अब जो ट्रीटमेंट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एसीए ब्लॉकर हैं, बीटा ब्लॉकर हैं, स्टैटिन है, डायरेटिक्स हैं, एंटीकोगुलेंट हैं, एंटीबायोटिक्स। इस तरह के ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं इसको अ, रोकने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं, सिर्फ उसको रोकने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं जस्ट पैलिएट करती हैं, वक्ती तौर पे पेशेंट्स को फायदा देती हैं, लेकिन जैसे ही इनका इस्तेमाल बंद होता है तो उसके बाद दोबारा फिर यूरिन में प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है और दोबारा फिर सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक केस जो कि होम्योपैथिक की मदद से और सिंगल डोज ऑफ होम्योपैथी से क्योर हुआ। फिर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि इस दौरान मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्यों मैंने अपनी मेडिसिन को चेंज किया और उसके फिर क्या रिजल्ट आए। तो ये एक बच्चा था जो कि एक डॉक्टर की तरफ से रेफर किया गया था। उस 14 साल का बच्चा था। फैमिली हिस्ट्री में ये है कि उसके दो बहन भाई थे। उसके वाले साहब जो थे वो लेबर थे और मदर हाउस वाइफ थी। तो मेरे पास जो केस आया ये 5 दिसंबर 2024 को ये रेफर हुआ था। अब बच्चे ने चूंकि मैंने इसको केस को कॉल पे लिया था, तो बच्चे ने जब अपनी सिम्टम्स बताए तो उसने कहा जी कि मैं तकरीबन 1 साल हो गया इस बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए हैं लेकिन वहाँ से जो मुझे टेम्परेरी रिलीफ मिला, प्रॉपर कोई ये कह सकते हैं कि जी मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं मिला। फिर कहता है कि मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। इतनी स्वेलिंग हो चुकी है कि मैं रूटीन वर्क काम नहीं कर सकता, और मैं इसके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस स्वेलिंग की वजह से। और अक्सर मैं इस बीमारी के मतलब सोचता रहता हूँ, मैं लेट नहीं सकता, चल नहीं सकता, सिर्फ बैठा रहता हूँ। और मेरे अंदर ये खौफ मौजूद है कि मैं कहीं ज़्यादा बीमार ना हो जाऊँ। यही परेशानी मुझे घेर घेर लेती है और मैं बीमार हो जाता हूँ और मैं कुछ काम नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता। और फिर उसके साथ क्या किया, उस पे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। फिर बच्चा ये कहता है कि जी मेरे जो दोस्त हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और जो कुछ वो खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, मजे मजे के खाने खा रहे होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है। लेकिन उनको देख के ना मुझे बड़ा रश आता है। और डॉक्टर ने मुझे अब एडवाइस किया कि आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाएं। मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। जब मैं हॉस्पिटल का सोचता हूँ तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो फिर उस वक्त जब ऐसी कंडीशन होती है। तो बच्चा कहता है कि जी मेरा उस वक्त यही रुझान होता है कि मैं बैठ जाता हूँ और अपनी बीमारी के मुतालिक सोचना शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा क्या चाहते हो। कहता है मैं इस बीमारी से ठीक होना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई टेंशन है घर में, कोई फैमिली में कोई टेंशन है। तो बच्चा कहता है जी नहीं, कोई टेंशन नहीं है सिवाय इस बीमारी के। अब ये एक केस था। फिर देखें कि इस केस को हमने सॉल्व कैसे किया। केस में टोटल माइंड सिम्टम्स को लिया गया और इसमें रडार सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया था रुब्रिक्स कलेक्ट करने के लिए। अब ये जो रेपर्टरीज इस्तेमाल हुई हैं, एक सेंथिस एडोनिस है, फाटक है, मर्फी, वनहाजन है, नर, कैंट, ये रेपर्टरीज यूज की गई थी जहां से रुब्रिक्स को पिक किया गया था। तो पहला, जब हम केस को हमने देखा तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में जो रुब्रिक आई थी वो एक थी एंग्जाइटी जर्नल डिजीज अबाउट, इसमें 17 मेडिसिन पड़ी हुई हैं। फिर दूसरी जो रुब्रिक आई थी फियर एंग्जाइटी फ्राइड डिजीज ऑफ, इसमें 9 मेडिसिन पड़ी हुई हैं। क्योंकि बच्चे ये कहता है कि जी मुझे अपनी बीमारी के मतलब टेंशन है, मैं इसी वजह से परेशान हूँ और इसी वजह से मुझे खौफ आता है। उसके बाद देन वो कहता है कि बीमार हूँ इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, लेट नहीं सकता, अपने मदरसे नहीं जा सकता। तो इसकी एक रुब्रिक आती है क्योंकि बच्चे ने ये परसीव कर लिया है कि मैं बीमार हूँ और वो काम नहीं कर सकता। डिल्यूजन सिक बीइंग वर्क एंड फॉर दिस रीजन विल नॉट। इसमें 4 मेडिसिन पड़ी हैं, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, नक्सोमिका एंड सीपिया। देन बच्चा कहता है कि जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ तो मुझे रश आता है। वो खेल रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, एनवी। इसके बाद नेक्स्ट एक आता है रुब्रिक। बच्चा कहता है कि जी मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता है। जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या डॉक्टर मुझे कहता है कि जी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मेरे अंदर और ज्यादा खौफ बैठ जाता है। फियर हॉस्पिटल गोइंग टू। इसमें भी 4 मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैलकेरिया कार, एक रेयर मेडिसिन है, और कालिसल। क्या करता है बच्चा, उसका रिएक्शन क्या आता है ड्यूरिंग द डिजीज, कि मैं बैठ जाता हूँ, सोचता रहता हूँ अपनी बीमारी के मुतल्लिक, रोना आ जाता है मुझे। तो इसकी रुब्रिक है सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट मेडिटेट एंड। इसमें 15 मेडिसिन पड़ी हैं। क्या चाहते हो मैं ठीक हो जाऊं, लाइट डिजायर फॉर, इसमें 58 मेडिसिन है। उसके बाद वीपिंग एंजाइटी आफ्टर 29 मेडिसिन है।
तो इन सारी जब रूब्रिक्स को सम अप किया गया तो हमारे पास जो मेडिसिन आई वो कैलकेरिया कार। मैंने उसको कैलकेरिया कार 6C में इस्तेमाल किया, BD में, यानी सुबह शाम 3 दिन के लिए दी। और उसके बाद मेडिसिन को वेट एंड सी पे रख दिया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ, मैं भी आपकी उसकी पैथोलॉजी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि उसकी कितनी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आई हुई थी। तो 3 दिन मेडिसिन देने के बाद उसकी जो स्वेलिंग थी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब मेरे पास 5 दिसंबर 2024 को आए, तो उस वक्त जो स्पॉट प्रोटीन आ रही थी वो 1365, 1365 थी। अब 7 तारीख को दोबारा टेस्ट किया गया तो वो 449 पे आ गई। फिर उसके बाद जब दोबारा 11 दिसंबर को टेस्ट किया गया तो वो 30.3 पे। मीन कि ये मेडिसिन इतनी तेजी से काम कर रही थी। 14 दिसंबर को जब टेस्ट किया गया तो वो 7.2 पे आ गई, जो कि नॉर्मल थी। अब बच्चा बिल्कुल ठीक नॉर्मल था, कोई स्पेलिंग नहीं थी। लेकिन अगेन 30 दिसंबर को दोबारा फिर वो बढ़ गई, 166.1 पे आ गई। तो वहां पे मैंने जस्ट एक कैलकेरिया कार्ब 30 की एक डोज रिपीट कर दी। फिर ये चूंकि मैंने फैमिली को कहा था कि आपने इसका प्रॉपर टेस्ट करवाते रहना है। आप अगर 5 दिन बाद टेस्ट रिपीट नहीं कर सकते तो कम से कम एक वीक में या 10 दिन में एक टेस्ट लाजमी रिपीट कीजिएगा। और इसके साथ इसको मैनेज कीजिएगा, नमक इस तरह की चीज़ें इससे परहेज करवाइएगा। गोश्त वगैरह इस तरह के जो आइटम है इसको बिल्कुल परहेज करना है। तो यहाँ पे फैमिली ने थोड़ी सुस्ती की। उन्होंने टेस्ट 1 मंथ के बाद करवाया गया, 2 जनवरी 2025 को। तो वहां पे जो प्रोटीन थी वो 2543 इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और स्वेलिंग दोबारा आना शुरू हो गई थी। फिर देन कैलकेरिया कार्ब 200 मैंने एक डोज वहां पे रिपीट की। तो जब दोबारा टेस्ट हुआ तो वो 3.2 पे आ गई और स्वेलिंग भी खत्म हो गई। ठीक है, मैं मुतमिन था कि मेरी मेडिसिन बिल्कुल ठीक काम कर रही है, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और बच्चा एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। लेकिन 7 फरवरी 2025 को दोबारा फिर प्रोटीन बढ़ गई 661 पे। अब यहाँ पे ना रेमेडी मैंने 1M दी, उसने काम नहीं किया। 230 6C, इवन के LM पोटेंसी भी इस्तेमाल की गई, लेकिन किसी पोटेंसी ने उस पेशेंट के ऊपर काम नहीं किया। तो देन फिर मैंने क्या किया कि इस केस को ना रीएनालाइज किया कि कहाँ से मुझसे गलती हो रही, क्यों मेडिसिन काम करना बंद कर गई है, या मेडिसिन काम क्यों नहीं काम कर रही। तो बच्चे ने दोबारा फिर अपनी सिम्टम्स, दोबारा फिर अपने केस को मेरे सामने नरेट किया। और उसने कहा जी कि स्वेलिंग दोबारा आ गई है, प्रोटीन लेवल बढ़ गया है, और मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बीमारी के मुतल्लिक। और मेरे अंदर ना बार बार ये रोने का रुझान है, मैं रोना शुरू कर देता हूँ। जहाँ तक कि मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तब भी मुझे रोना आ जाता है। कहते हैं इस बीमारी की वजह से ना मैं बिल्कुल वीक हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ। मेरी जिंदगी में कोई इंजॉयमेंट नहीं रही है। और मैं बड़ा इसको हेल्पलेस अपने आप को महसूस करता हूँ, बड़ा मायूस सा महसूस करता हूँ। और मुझे ये खौफ है कि कहीं मेरी बीमारी और ज्यादा खराब ना हो जाए और लाइलाज ना हो जाए। सॉरी। अब यहाँ पे ना मैंने उसकी जस्ट पीक सिम्टम्स ली, मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया और पीक सिम्टम्स को लिया। पीक सिम्टम्स में ये था कि सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट वीपिंग विथ। इसमें 9 मेडिसिन हैं। एम्ब्रा, कैलकेरिया सैलिकेट, सिमिसिफिका साइक्लेमेन। उसके बाद एक रेयर मेडिसिन है, पल्सा सीपिया, एसिड सल्फ है, वेरेटम। और दूसरी जो रुब्रिक इसमें ली गई थी, वीपिंग स्पोकन टू वैन। 15 मेडिसिन पड़ी हैं। और तीसरा लाइट डिजायर। ये 3 रुब्रिक थी। और फोर्थ जो रुब्रिक ली गई थी, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल बी। इसकी चीज से खौफ है कहीं ये बीमारी लाइलाज न हो जाए, ठीक ही ना हो। अब ये 4 रुब्रिक्स जब अप्लाई की तो मेडिसिन आ गई सिमिसिफिका। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि अगर हम बात करते हैं जी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में जब रेपर्टरी में आप देखते हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर कैलकेरिया कार मौजूद है। लेकिन सिमिसिफिका कहीं पे भी रेपर्टरी में किडनी या इससे मुतल्लिक जो मसाइल हैं वहां पे मौजूद नहीं है। तो इस रेमेडी ने क्या कमाल किया, यानी जब ये चूंकि स्वेलिंग बहुत बढ़ चुकी थी और प्रोटीन लेवल भी 661 पे आ चुका था, तो 3 डोजें दी गई। 10-10 मिनट से एक डोज, 10 मिनट बाद दूसरी, फिर 10 मिनट बाद तीसरी। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्वेलिंग डिक्रीज होना शुरू हो गई। यूरिन लेवल उसका बढ़ गया 100 ml तक। थर्ड डे पे 200, देन 400। और फिर स्वेलिंग बिल्कुल उसकी खत्म हो गई। और जब 18 फरवरी को जब टेस्ट किया गया
तो स्पॉट प्रोटीन 15 पे आ चुकी थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। जब उसके बाकी टेस्ट करवाया गया तो उसमें यूरिन प्रोटीन नील थी। तमाम टेस्ट उसके नॉर्मल थे। और जो यूरिन आउटपुट था वो 800 ml पर डे। तो आज आप देखें कि आज 19 मार्च जा रहे हैं। ये केस मैंने 24 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल फोरम पे प्रेजेंट किया था। उस वक्त तक बच्चा नॉर्मल था और अभी तक स्टिल नॉर्मल है। कोई मेडिसिन उसको रिपीट नहीं की, नॉर्मल लाइफ वो रह रहा है। तो इसके साथ में मैं आपको कुछ शेयर करूंगा उसकी बाकी जो हम इसके साथ प्रिकॉशंस देते हैं। एक तो ये होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फैट्स की अमाउंट, फैट्स जो होती है वो कम करनी पड़ती है। साल्ट कम करना पड़ता है, रिड्यूस नॉर्मली 1.5 टू 2.3 ग्राम। और उसके बाद लिक्विड भी कम करना पड़ता है, वाटर का इंटेक कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वाटर ज़्यादा लेंगे तो उनके अंदर बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। तो इस लिहाज से मैंने इस बच्चे को इस लिहाज से भी मैनेज किया। तो मैं आपके साथ में इसकी पैथोलॉजी शेयर करता हूँ, रिपोर्ट शेयर करता हूँ कि किस तरह ये बच्चा हमारे लिए होम्योपैथी का कमाल था कि इस मेडिसिन को उसने कितना इफेक्टिव रही है इस पेशेंट में। ये बच्चा था। अब देखें, जब मैंने उसका वीडियो कॉल पे केस लिया, जो मेरे साथ पिक्चर शेयर की गई, तो स्क्रूटम इतनी ज्यादा स्वेल थी। यहाँ पे आप देखिएगा कि इस हद तक उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ चुकी थी। और ये प्रोटीन टेस्ट था जो 1365, यानी 1365 था उस वक्त। अब जब मेडिसिन यूज की गई तो होम्योपैथी ने क्या कमाल किया। स्वेलिंग कम होती गई, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे। और आप इस रिपोर्ट को देखिएगा कि 1365 से कम होते होते वो 30, पहले 449 पे आई, 449 पे, और सिर्फ उसके बाद 30.3 पे आ गई, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है। और फिर देन 7.2 पे बिल्कुल नॉर्मल। फिर दोबारा जब ये बढ़ गई तो वहां पे मेडिसिन रिपीट की गई। ये रिपोर्ट थी जो लास्ट में एंड पे ये रिपीट्स की गई। इसमें आप देखें कि प्रोटीन बिल्कुल नील। हालांकि उससे पहले क्या था, +3 पे प्रोटीन जा रही थी, ये आप देख सकते हैं। और मेडिसिन देने के बाद ये बिल्कुल नील हो गई। बाकी भी रिपोर्ट इसकी नॉर्मल थी। और ये स्पॉट प्रोटीन का दूसरा जो टेस्ट किया गया था, इसमें आप देखें, फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें 15, और यूरिन क्रिएटिनाइन रेशियो जो थी वो 149.1 पे, जो कि 220 तक नॉर्मल होती है। जबकि यूरिन प्रोटीन स्पॉट 15 तक नॉर्मल होती है, 50 तक, सॉरी। तो इस बच्चे का जो रिजल्ट है वो 15। और ये जो टेस्ट किए गए थे ये म्यू हॉस्पिटल से किए गए थे। जी, इस बच्चे का आपको मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब इसके एंड पे मैंने इसका इंटरव्यू लिया कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो बच्चा कहता है बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे किसी किस्म की स्वेलिंग नहीं है, मैं नॉर्मल लाइफ रह रहा हूँ। तो ये कमाल है होम्योपैथी का। अब इसमें देखें कि एक मेडिसिन थी कलकीरेकार, उसने कुछ ऐसा काम किया, लेकिन चूंकि मैंने कुछ ना कुछ मुझसे गलतियां हुई। बेसिकली वो मेडिसिन काम कर रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा है उसने काम करना बंद कर दिया। तो मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया, बल्कि मैं कॉन्फिडेंट रहा कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही है। तो सेकंड मेडिसिन जब दी गई सिमिसुफी का, और जब मेरे सामने मेडिसिन आई तो मैं खुद हैरान हो रहा था कि ये मेडिसिन कैसे आ गई। लेकिन उस मेडिसिन ने मैजिक का काम किया, बच्चे को मुकम्मल तौर पे क्योर कर दिया, और अभी तक स्टिल बच्चा एक नॉर्मल लाइफ रह रहा है। तो आपसे कहना ये चाहूंगा कि होम्योपैथिक में वो तमाम अमराज जो कि दूसरे सिस्टम में लाइलाज हैं, उन सब का इलाज मौजूद है। तो आपने दिल छोटा नहीं करना, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करना है। अगर ऐसे आपके मसाइल हैं तो उस डॉक्टर के साथ फिर आपने फॉलोअप में रहना है। अब देखिए, ये बच्चा मुख्तलिफ जगह लेवल पे स्वेलिंग बढ़ी कम हुई, स्वेलिंग बढ़ी कम हुई, लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल फॉलोअप में रहे। उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे फॉलो किया, जो जो चीज़ें मैं बताता रहा उसको फॉलो करते रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मुकम्मल तौर पे ठीक है और अभी तक स्टिल एक नॉर्मल लाइफ रह रहा है। तो होम्योपैथी के अंदर एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। जो लोग होम्योपैथी से
मायूस हो जाते हैं कि नहीं जी, होम्योपैथिक तो बड़ा स्लो है और ये अच्छा काम नहीं करता। बिल्कुल गलत करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि इस होम्योपैथी में आपने सिंगल मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, और सिंगल मेडिसिन ही बहुत इफेक्टिव काम करती है। तो उम्मीद है आपको ये केस अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट कीजिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।